सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान वो वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा ले रहे हैं। वहां पर जो तैयारियां, जो इंतजामात किए गए हैं, उसका भी बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। वैक्सीनेशन कैंप पहुंचे हैं सीएम योगी, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रेहड़ी पटरी वालों को, दुकानदारों को वैक्सीन लगाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ जो इंतजामात किए गए हैं, जो लोग पहुँच रहे हैं, उनको सुविधापूर्वक वैक्सीन लग पा रही है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है, उसको समझने के लिए सीएम योगी वैक्सीनेशन सेंटर पहुँचे हुए हैं। दरअसल यूपी सरकार ने एक बड़ा अभियान चला रखा है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ साथ ऐसे तमाम लोग जो कि रेहड़ी पटरी लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, इसके अलावा ई रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए अलग से वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाए ताकि उनको जल्द से जल्द वहां पर वैक्सीन लग पाए। सफाई कर्मियों का सीएम योगी ने यहां पर सम्मान भी किया है अपने दौरे के दूसरे दिन, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर बेहद व्यस्त कार्यक्रम है उनका। सुबह जनता दरबार भी लगाया, वहां पर लोगों की फरियाद सुनी, जो लोगों की समस्याएं थी उसका समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया और उसके बाद वो वैक्सीनेशन कैंप पहुँच गए और साथ ही साथ उन्होंने सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बारी बारी से सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहां पर जो ज़मीनी हालात हैं उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं। इसी कड़ी में गोरखपुर में भी वो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे हैं, जहां पर जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना। उसके बाद वैक्सीनेशन कैंप पहुंच गए, वहां पर निरीक्षण किया, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की और इसके अलावा सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया। दरअसल सरकार की कोशिश है कि तीसरी लहर की जो आशंका जाहिर की जा रही है, उससे पहले सभी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया जाए और उसी के तहत तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए, उसका जायजा लेने के लिए सीएम योगी अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, हरी झंडी दिखाकर उन्होंने शहर की सफाई के लिए गाड़ियों को रवाना किया है ताकि गोरखपुर को साफ सुथरा रखा जा सके और इसी के तहत इन गाड़ियों का अब संचालन किया जाएगा, जिनको सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान सफाई कर्मियों का सम्मान भी उन्होंने किया, क्योंकि सफाई कर्मियों के ऊपर इस कोरोना काल में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। साफ सफाई को बनाए रखना, स्वच्छ गोरखपुर बनाए रखना, ऐसे में वे लोग अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, लिहाजा उनका सम्मान करना बनता है। और आज सीएम योगी ने उन सभी का सम्मान किया है और उसके बाद कचरा उठाने वाली गाड़ियों को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है ताकि पूरे गोरखपुर शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में सरकार की तरफ से एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। इस कोरोना काल में भी विकास की योजनाएं रुकने ना पाएं। जो स्मार्ट सिटी बनाने का सपना देखा गया है, अलग अलग शहरों को, उस सपने को साकार किया जा सके, इसी के तहत एक के बाद एक कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गोरखपुर में नगर निगम की तरफ से इन गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। सीएम योगी फिलहाल इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं ताकि यहां पर सफाई अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। इससे पहले आज सुबह उन्होंने जनता दरबार लगाया, जहां पर न सिर्फ गोरखपुर के तमाम फरियादी पहुंचे थे, बल्कि आसपास के ज़िलों के तमाम लोग भी पहुंचे थे अपनी समस्याओं को लेकर। उन समस्याओं को जनता दरबार में सीएम योगी ने सुना, अधिकारियों को निर्देशित किया कि उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। उसके बाद देखिए वो पहुँच गए वैक्सीनेशन कैंप, जहाँ पर दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वालों को, ई रिक्शा चालकों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उनको इस दौरान कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, ये जानने समझने के लिए वहां पर पहुंच गए। स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की कि इस कोरोना काल में उनके सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या कुछ। शहरी क्षेत्र में जो है साफ सफाई भी विशेष प्रबंधन रखेंगे। इन गाड़ियों के आ जाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो कूड़ा उठाते वक्त गाड़ियों से बाहर गिर जाता था, अब वो नहीं गिरेगा। अभी गाड़ियाँ स्वयं कूड़ा उठा लेंगी और उसी में कंप्रेस कर देंगी, जिससे जब ये कूड़ा गिराने के लिए शहर से दूर जाएंगी तो लोगों को बदबू नहीं आएगी और लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन कर्मचारियों को भी बीमे का सर्टिफिकेट दिया जो नगर निगम में काम करते हैं। अगले सवाल के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18। तो हमारे सहयोगी रामगोपाल भी मौके पर मौजूद हैं। वहाँ पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसको बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। वे बता रहे हैं कि अभी तक समस्या ये आती थी कि कूड़ा कचरा उठाने वाली गाड़ियां जब कचरा उठाकर जाया करती थी तो कई बार सड़क पर कचरा गिर जाया करता था या लोगों को बदबू से भी दो चार होना पड़ता था। अब ये जो गाड़ियां आई हैं, इसमें न सिर्फ कचरे को भरा जाएगा बल्कि उनको रिसाइकिल भी किया जाएगा और उसके बाद ये गाड़ियाँ शहर से बाहर ले जाकर उस कचरे को डंप करेंगी। आज उन्हीं गाड़ियों को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई है और ये उससे पहले जब वो कैंप पहुँचे थे तब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है स्ट्रीट वेंडर्स को।
तो उसका जायज़ा लेने के लिए वो कैंप में पहुंच गए। जो स्वास्थ्यकर्मी, जो डॉक्टर्स यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की। इसके बाद जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं, उनसे सीएम ने बातचीत की कि इस वैक्सीनेशन कैंप से उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है, आसानी से रजिस्ट्रेशन हो पा रहा है या नहीं, या फिर वैक्सीन आसानी से लग पा रही है या नहीं। इन तमाम बातों को लेकर उनसे चर्चा की है और साथ ही साथ उनके सामने आजीविका का कहीं कोई संकट तो नहीं है, इसको लेकर भी सीएम योगी ने इन सभी लोगों से बातचीत की है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 दिनों का उनका एक गोरखपुर का दौरा है। कल दौरे का पहला दिन था, आज दूसरे दिन दौरे की शुरुआत हुई है जनता दरबार के साथ और उसके बाद एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में सीएम योगी शामिल हो रहे हैं। और बात करते हैं अलीगढ़ शराब कांड की, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिस जहरीली शराब को पीने से करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वो शराब हरियाणा के गुरुग्राम में बनाई जा रही थी। शराब सिंडिकेट के आरोपी मदन गोपाल उर्फ कालिया से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ये वही मौत के सामान है जिससे कुछ दिन पहले अलीगढ़ में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अलीगढ़ पुलिस ने नया भंडाफोड़ करते हुए हरियाणा के गुरुग्राम में अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी है, जहां अलीगढ़ में बिकने वाली शराब बनाई जाती थी। 25,000 का इनामी आरोपी मदन गोपाल उर्फ कालिया की निशानदेही पर पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम में छापेमारी की तो पता चला कि शराब यहीं बनाई जाती थी और अलीगढ़ में लाकर मुख्य आरोपी ऋषि, अनिल, विपिन और शिव कुमार के सिंडिकेट को बेचता था। मदन गोपाल ने पूछताछ में बताया कि गुरुग्राम में फैक्ट्री का संचालन वो खुद करता था। मदन कालिया के पूर्व में जो गिरफ्तार इसके जो माफिया लोग थे, विशेष तौर से जो इनामिया अपराधी थे, अनिल चौधरी, ऋषि एवं मुनीश शर्मा, विपिन यादव एवं शिव कुमार, इन सब से इसके संबंध थे। इनके ये संपर्क में लगातार रहा है और जो विवेचना से अब तक प्रकाश में आया है कि जो जहरीली शराब बनाने का या अवैध शराब बनाने का या उपमिश्रित शराब बनाने का जो मटेरियल होता है और उसकी पैकेजिंग मटेरियल है, उसको ये वहाँ से इसी फैक्ट्री से इसको बना करके इसको बेचा करता था। कालिया की निशानदेही पर पुलिस ने सीओ के नेतृत्व में गुरुग्राम में न्यू पालम बिहार इलाके में छापेमारी की, जहां 2 मंजिला इमारत में अवैध फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पुलिस ने मौके से देसी शराब के लिए पैकिंग के सामान के साथ शराब बनाने की मशीन बरामद की है। खास बात यह है कि कालिया से पूछताछ में केमिकल सप्लाई करने वाले 2 लोगों के नाम भी सामने आए हैं। इस बरामदगी के साथ अलीगढ़ पुलिस की सभी प्रमुख गिरफ्तारियों के साथ साथ लगभग जो प्रमुख बरामदगियां जो होनी थी इस केस के संबंध में, वो पुलिस द्वारा कर ली गई है। जो अभियुक्त हैं उनको बारी बारी रिमांड पर लिया गया है और आगे भी यह प्रक्रिया जारी है। अलीगढ़ शराब कांड में अब तक 22 केस दर्ज हो चुके हैं और करीब 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस इस मामले में और भी गिरफ्तारी कर सकती है। न्यूज़ 18 के लिए अलीगढ़ से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। और चलिए एक बार फिर से आपको गोरखपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और बारी बारी से सीएम योगी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। गोरखपुर नगर निगम की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सफाई कर्मियों का सीएम योगी सम्मान कर रहे हैं। इस कोरोना काल में शहर को साफ सुथरा रखना आसान नहीं था, एक बड़ी चुनौती थी। खुद को भी सुरक्षित रखना था और शहर को साफ सुथरा रखना था। ऐसे में सफाई कर्मियों ने अच्छी तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, लिहाजा आज उनका सम्मान किया जा रहा है। गोरखपुर नगर निगम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खुद सीएम योगी यहां पर पहुंचे हैं, जहां वो सफाई कर्मियों को सम्मानित कर रहे हैं। और स्वच्छता के लिए यहां पर जो नई गाड़ियां नगर निगम की तरफ से खरीदी गई हैं, उनको हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना भी किया है। ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब उन गाड़ियों को सीएम योगी हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे थे। मकसद यही है कि गोरखपुर शहर को साफ सुथरा रखा जाए, स्मार्ट सिटी के तौर पर इसको विकसित किया जाए। लिहाजा यहाँ पर नगर निगम की तरफ से ये गाड़ियाँ खरीदी गई हैं ताकि कूड़े का निस्तारण सही तरीके से हो पाए।
इसी मकसद के तहत इन गाड़ियों को खरीदा गया है और आज से इनका संचालन होगा। उससे पहले सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को रवाना किया है और साथ ही साथ सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, उसका भी उन्होंने निरीक्षण किया। वहां पहुंचे, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की, जो डॉक्टर्स वहां पर वैक्सीन लगा रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी वहां पर तैनात हैं, उनसे संवाद किया और उसके बाद जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हैं उनसे भी सीएम योगी ने बातचीत की। आपने देखा होगा इससे पहले भी कई ज़िलों से इस तरह की तस्वीरें आई हैं जब सीएम योगी ने वैक्सीनेशन कैंप पहुंचकर, वैक्सीनेशन सेंटर्स पहुंचकर वहां नर्सिंग स्टाफ से बातचीत की है, स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की है और साथ ही साथ जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं उनसे बातचीत की है। उनका मकसद क्या है आप ये भी समझिए। मकसद ये है कि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से चल रही है या नहीं, कहीं कोई बाधा, कोई अड़चन तो नहीं आ रही है, उसको समझा जा सके। वैक्सीन लगवाने में लोगों को सहूलियत हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं है, और अगर किसी के मन में कोई भ्रम, कोई आशंका है तो उसको भी दूर किया जा सके। ये कोशिश भी लगातार सीएम की तरफ से की जा रही है। हर ज़िले में जब जाते हैं वो दौरा करते हैं, उसके बाद मीडिया से भी संवाद करते हैं लोगों से। उस संवाद के दौरान यही अपील करते हैं कि वैक्सीन को लेकर कोई भ्रम अपने मन में मत पालिए। सरकार की तरफ से आप सभी को वैक्सीन लगाई जा रही है, लिहाजा आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाइए। आज यही कवायद उनकी तरफ से गोरखपुर में भी की गई है। बात एक और बड़ी खबर की करते हैं। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन खरीद विवाद में परमहंस दास ने पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि बीजेपी का विरोध करने के लिए एसपी कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें 2 करोड़ रुपए की पेशकश की है। ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आई है अयोध्या से, जहां पर तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर गंभीर और बड़ा आरोप लगाया है। अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन खरीद विवाद में परमहंस दास ने पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि बीजेपी का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें 2 करोड़ रुपए की पेशकश की है ताकि वो बीजेपी का विरोध करें, इस पूरे मसले पर टिप्पणी करें। और इस बात का खुलासा खुद उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि उनको 2 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी ताकि अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट जमीन खरीद मामले में वो टिप्पणी कर सकें। और इसी मामले में परमहंस दास की तरफ से ये पत्र लिखा गया है और इस पत्र में इस बात का आरोप लगाया गया है कि बीजेपी का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें 2 करोड़ रुपए की पेशकश की है। मसला लगातार ये गर्माता जा रहा है। इससे पहले समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि जमीन खरीद में गड़बड़ी की गई है। उसके बाद आरोप पर प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हुआ, जवाब दिया गया, ट्रस्ट की तरफ से बयान भी आया, सफाई भी आई और इन सब के बीच अब ये बड़ी बात, बड़ा आरोप जो कि परमहंस दास की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने एक पत्र लिखा है और आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं पर कि उनको 2 करोड़ रुपए की पेशकश की गई ताकि इस जमीन खरीद के मामले में बीजेपी पर वो टिप्पणी करें, बीजेपी का विरोध करें। लेकिन उन्होंने इस बात का खुलासा कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं। तपस्वी छावनी के महंत है परमहंस दास, जिन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ये बड़ा आरोप लगाया है। अयोध्या से हमारे सहयोगी निमिष गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिष, और क्या जानकारी आपके पास आरोप से जुड़ी हुई? मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि तपस्वी छावनी के महंत हैं जगतगुरु परमहंस दास आचार्य जी। इनके पास 2 लोग कल आए थे, इनका दावा है। इन्होंने बकायदा पत्र जारी करके मीडिया को बताया है कि 2 लोग आए थे जिन्होंने इस बात का ऑफर किया है कि 2 करोड़ रुपए का लेकर के वो ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर लगाए गए आरोपों पर ट्रस्ट को घेरें। और जब इनके ना मानने पर, जब इन्होंने नहीं माना तो इनको फिर इनका दावा है कि इनको अगर दावा किया गया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर इनको मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा। जिसके बाद इन्होंने फटकार लगाया, फटकार लगाने के बाद उनको वापस कर दिया। साथ ही इनका दावा है कि जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जो हैं उनके शिष्य, उनको 50 करोड़ रुपए में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लिया है और उस पूरे मामले पर वो तूल देने के लिए उनके अनुयायी काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में बता दें, कल यहाँ पर मुक्तेश्वरानंद जी आए थे और उन्होंने बाकायदा श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोला। उन्होंने बताया कि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उन लोगों को फिलहाल कार्य से मुक्त कर देना चाहिए जब तक कि आरोपों की जांच हो रही है। साथ ही उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के आसपास जो मंदिर हटाए जा रहे हैं, जिनके लिए जमीन खरीदे जा रही है, उन मंदिरों को हटाए जाने पर भी विरोध जताते हुए निर्मोही अखाड़ा के वकील रहे रणजीत लाल वर्मा को हायर किया है। तो इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं अब मामला बढ़ता जा रहा है। अब इनका आरोप है कि इनके पास 2 लोग आए थे, करोड़ का ऑफर दिया और कहा परमहंस दास से कि आप संपूर्ण
ठीक है निमिष, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इस मामले में अटॉर्नी जनरल ने बहस की शुरुआत की है और सीबीएसई की स्कीम को रखा है। 12वीं के रिजल्ट के लिए अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क्स को लिया जाएगा। फॉर्मूला ये निकाला जा रहा है कि 10वीं का 30%, 11वीं का 30% और 12वीं प्री बोर्ड का 40% जो नंबर आए हैं उसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस पूरे मसले पर बहस शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के भीतर। 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसी पर इस वक्त बहस की शुरुआत हो गई है। अटॉर्नी जनरल की तरफ से बहस की शुरुआत की गई है। सीबीएसई की स्कीम को रखा गया है। 12वीं के रिजल्ट के लिए अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के नंबर जो कि सबसे अच्छे नंबर आए हैं उसको लिया जाएगा। फॉर्मूला ये निकाला गया है कि 10वीं का 30% नंबर, 11वीं का 30% नंबर और 12वीं के प्री बोर्ड में 40% नंबर को कंसीडर किया जाएगा और उसी के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी है आपके पास इस खबर को लेकर? जी देखिए, सीबीएसई के मामले में जो पहली खबर है वो यही है कि 31 जुलाई को सीबीएसई इस मामले में अपना रिजल्ट घोषित करेगी। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो बेस्ट 5 जो हाई स्कूल यानी कि 10th में जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट है उसमें से 3 सब्जेक्ट को मॉडरेट करके 30%, 11वीं के लिए 40% और 12th के लिए भी 40% के आधार पर मार्क्स को दिया जाएगा। ये फिलहाल सरकार की तरफ से कहा गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में एक कमेटी भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले को देखेगी। अगर जरूरत पड़ा तमाम स्कूलों को तो वो अपने यहाँ 2 विशेषज्ञ को अपॉइंट कर सकते हैं जो सीबीएसई के अंतर्गत आएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले में बाहर से भी वो किसी भी व्यक्ति को हायर कर सकते हैं एज एक्सपर्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी कहा गया है कि बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत है, क्योंकि तमाम स्कूलों पर यह प्रेशर होता था कि पिछले 3 सालों में उनके स्कूल का परफॉर्मेंस क्या होगा। तो ये सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है ताकि तमाम जो छात्र हैं अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे उनके एग्जाम रिजल्ट्स को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ी नीति बनाई गई है जिसमें कहा गया है कि तमाम बच्चों के जो मार्क्स है उसको मॉडरेट करके उनके प्रैक्टिकल के आधार को देखते हुए इसमें मार्क्स दिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि अगर बाद में इस मामले में किसी भी प्रकार से बच्चों को कोई आपत्ति होती है तो क्या इस मामले में कोई कमेटी बनाई गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में एक कमेटी बनाई गई है जो भविष्य में अगर बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो इस पूरे मामले को वो कंसीडर करेंगे। सबसे बड़ी राहत तमाम बच्चों के लिए भी है क्योंकि उनके सामने भविष्य में ये था कि वो अगर इस मामले में रिजल्ट जल्दी नहीं आता है तो आने वाले जो सेशन है उस पर एडमिशन कैसे लेंगे। दिखाई दे रहा है लगातार हो रही बारिश और नेपाल से आए पानी की वजह से महाराजगंज, कुशीनगर और अंबेडकर नगर जैसे जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यूपी के कई जिलों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो बारिश का कहर बाढ़ के कहर में भी तब्दील हो सकता है। जी हाँ, पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश का असर अब पूर्वांचल के कई जिलों में बड़े पैमाने पर दिखने लगा है। महाराजगंज में बारिश हुई और सिंचाई विभाग की लापरवाही से महाव नाले का तटबंध 4 जगह से टूट गया, जिसके चलते सैकड़ों किसानों की फसल जलमग्न हो गई। बताया जा रहा है कि इस तरह हर साल महाव नाला तबाही मचाता है। महाराजगंज में गंडक समेत 3 नदियां उफान पर है। नेपाल और बॉर्डर से सटे इन जिलों में भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ी है। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है। कई गांवों में पानी भर चुका है। ग्रामीण परेशान है। मांग है कि मैंने बढ़िया से ढंग से काम हो जाए, कहीं टूटे नहीं। हर साल ये तबाही रहा, हमन का धान बिया गिरा सब बर्बाद हो गई। तो काम समय से काम हो जाए। नदियों में आया उफान लोगों के साथ साथ प्रशासन को भी परेशान कर रहा है। हालात ज्यादा खराब ना हो इसके लिए डीएम ने बाढ़ संभावित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए।
पिछले 3-4 दिन से नेपाल के क्षेत्रों में और हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो नेपाल से हमारे यहाँ नदियाँ आती हैं उसमें जलस्तर काफ़ी बढ़ा है। महाव नाले में 4 जगह टूट देखी गई है तटबंध की इसकी, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में, कृषि वाले क्षेत्रों में अभी फ़िलहाल पानी भरा है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और विष्णुपुरा में 1 जगह, खैरहवा दुबे में 2 जगह और अमहवा में 1 जगह, 4 जगह इसमें टूटा है। तो सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इसकी मरम्मत जल्दी से जल्दी कराएंगे। महाराजगंज ही नहीं, अंबेडकर नगर में किसानों का गेहूं खुले में रखे होने के कारण बारिश के पानी से भीग गया। मंडी समिति की लापरवाही से यहां खड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों में गेहूं भीग रहा है। किसान अपने गेहूं को बचाने की जद्दोजहद करते नजर आए, लेकिन अधिकारियों ने इस गेहूं की सुध नहीं ली और बेमौसम बरसात ने किसानों की कटी फसल चौपट कर दी। लगभग 15 दिन हो गया। और चलिए